नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि बाजार मूल्य क्या होता है, सामान्य मूल्य क्या होता है, फर्म का साम्य या उत्पत्ति का जो निर्धारण है वो किस प्रकार होता है और उनकी कौन कौन सी विधियां हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि जो सम विच्छेद बिंदु है वो यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इनके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। देखिए, सबसे पहले बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य है जो अति अल्पकालीन बाजार में मांग और पूर्ति के अस्थायी समय से निर्धारित होता है। कैसे निर्धारित होता है? ये अस्थायी समय से निर्धारित होता है, अस्थायी समय से निर्धारित होता है। और यह मूल्य जो है अस्थायी संतुलन का द्योतक है। तो ये ध्यान रखना आप, एक तो अति अल्पकालीन बाजार में और ये एक अस्थायी संतुलन के द्योतक होते हैं। ये इसका रेखा चित्र दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सुरक्षित कीमत क्या होती है। सुरक्षित कीमत देखिए, मांग के न्यूनतम बिंदु तक गिर जाने पर विक्रेता इस निम्नतम कीमत पर वस्तु को बेचने पर मना कर देता है। देखिए, जो सुरक्षित कीमत है यानी कि सुरक्षित कीमत ऐसी कीमत जिस पर अगर विक्रेता वस्तु को बेचता है तो उसको हानि ना हो तो वो सुरक्षित कीमत होती है। यानी कि रिजर्व प्राइस। मांग के न्यूनतम बिंदु तक गिर जाने पर विक्रेता इस निम्नतम कीमत पर वस्तु को बेचने पर मना कर देता है, तो वह कीमत कौन सी कीमत कहलाएगी? सुरक्षित कीमत कहलाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सामान्य मूल्य के बारे में। सामान्य मूल्य नॉर्मल प्राइस NP। देखिए, सामान्य मूल्य का संबंध दीर्घकाल से है। सामान्य मूल्य का संबंध किससे है? सामान्य मूल्य का संबंध दीर्घकाल से है। सामान्य मूल्य होता क्या है? तो देखिए, सामान्य मूल्य वह मूल्य है जो कि स्थायी संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। कब विद्यमान होता है? ये स्थायी संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। और जो बाजार मूल्य है वो अस्थायी संतुलन की स्थिति में विद्यमान होता है। बाजार मूल्य तो अस्थायी संतुलन की स्थिति में और जो सामान्य मूल्य है वो स्थायी संतुलन की विधि में ये स्थिति में विद्यमान होता है। और ये जो सामान्य मूल्य है ये एक जो है काल्पनिक तथा अमूर्त है। ये एक काल्पनिक मूल्य है, लेकिन फिर भी यह बाजार मूल्य का आदर्श केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसके जो चारों ओर बाजार मूल्य चक्कर लगाता हुआ इस मूल्य को प्राप्त करने को प्रयत्नशील रहता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये इसका रेखा चित्र के अनुसार है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए, सामान्य मूल्य की दिशा में जो है सामान्य मूल्य बराबर सीमांत लागत बराबर सीमांत उपयोगिता NP बराबर MC बराबर MU होता है। और यहीं पर एक और शर्त भी पूरी होती है। वो शर्त क्या है? जो NP बराबर MC बराबर AC यानी कि सामान्य मूल्य बराबर सीमांत लागत बराबर औसत लागत, यहाँ पर ये शर्त भी पूरी होती है। और एक बात आप और ध्यान में रखना, दीर्घकालीन सामान्य मूल्य उत्पादन के बराबर होता है। दीर्घकालीन सामान्य मूल्य उत्पादन के बराबर होता है। जो बाजार मूल्य है सदैव सामान्य मूल्य के बराबर होने को प्रयत्नशील रहता है। यानी कि बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहता है, क्योंकि सामान्य मूल्य लागत के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना आप, सामान्य मूल्य किसके बराबर होता है? लागत के बराबर होता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो फर्म का साम्य या उत्पत्ति का निर्धारण, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्म के साम्य के अंतर्गत हम दो विधियों की बात करते हैं। एक तो है कुल आगम व कुल लागत विधि, TR एंड TC, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। और इसके अलावा जो दूसरी विधि है वो हम बात करते हैं MR और MC यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कुल आगम व कुल लागत विधि है, इसके द्वारा फर्म का साम्य। जब कुल आगम व कुल लागत विधि के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो दो शर्तों का होना आवश्यक है। दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त तो ये है, कुल आगम कुल लागत से अधिक होना चाहिए। कुल आगम जो है वो कुल लागत से अधिक होना चाहिए। और दूसरी जो शर्त है वो जो कुल आगम व कुल लागत है दोनों के मध्य अधिकतम दूरी होनी चाहिए। तो वैसे तो पिछली क्लास में इसका पूरा विस्तारपूर्वक समझा दिया गया है, यहाँ पर इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये STC है और एक TR वक्र है, यानी ये कुल आगम वक्र है और ये अल्पकालीन लागत वक्र है। इसके कुल लागत वक्र है। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 है,
यहाँ पर जो Q1 है, Q1 ये वाला जो क्षेत्र है, एक तो ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र, ये हानि का क्षेत्र है, ये हानि का क्षेत्र है। और जो Q2 है, जहाँ पर कुल आगम और कुल लागत बराबर हो जाते हैं, Q2 पर जहाँ पर कुल आगम और कुल लागत बराबर हो जाते हैं, वो सम विच्छेद बिंदु होता है, सम विच्छेद बिंदु। यहाँ पर एक फर्म को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये दो बार इस बराबर होते हैं आपस में, एक तो बिंदु ए पर और एक ही बिंदु बी पर, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि एक तो है Q2 पर और एक अगर यहाँ से अगर हम माने तो एक आ जाएगा बिंदु बी पर, सम विच्छेद बिंदु। और जो Q3 है वहाँ पर अधिकतम लाभ की स्थिति है। देखिए यहाँ पर उसे हानि होती है, तो यहाँ पर कोई भी फर्म उत्पादन करना नहीं चाहेगी, ठीक है, वो अपना उत्पादन का पैमाना बढ़ाएगी और लाभ कमाने की ओर अग्रसर होगी। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए Q3 पर जो है, यहाँ पर कुल आगम और जो कुल आगम और कुल लागत है, इनके बीच में अधिकतम दूरी है। यहाँ पर ये दूसरी शर्त पूरी हो रही है, यहाँ पर ये दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कुल आगम जो है वो कुल लागत से ज़्यादा है, यहाँ पर कुल आगम जो है कुल लागत से बराबर है। देखिए ये जो कुल आगम वक्र है ये नीचे है, और जो ये कुल लागत वक्र नीचे है और कुल आगम वक्र ऊपर है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आगम ज़्यादा है और जो लागत है वो कम है, और उनके बीच में अधिकतम दूरी है। ये जो Q3 पर वो अधिकतम लाभ की स्थिति है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये अधिकतम लाभ का क्षेत्र है। और यहाँ पर दोनों के मध्य अधिकतम दूरी भी है, और जो कुल आगम है वो कुल लागत से अधिक भी है। तो ये था पहली जो विधि है, कुल आगम व कुल लागत विधि से जो है फर्म का संतुलन, साम्य। तो ये आपने ध्यान में रखना है, दो शर्तें आवश्यक है, कुल आगम है वो कुल लागत से अधिक होनी चाहिए, और जो कुल आगम व कुल लागत दोनों के मध्य अधिकतम दूरी होनी चाहिए। ये ध्यान आपने रखनी है बात। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी विधि की, सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि, देखिए सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि, इसके अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत भी दो शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त तो इसके अंतर्गत ये है कि जो है सीमांत आगम सीमांत लागत और जो सीमांत आगम है दोनों बराबर होने चाहिए, और जो सीमांत लागत वक्र है वो जो इसको औसत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। तो पहली शर्त के अनुसार तो दोनों बराबर होने चाहिए, जो MC है और MR है दोनों बराबर होने चाहिए। और दूसरी शर्त के अनुसार जो SMC है, जो SMC है वो जो है सीमांत आगम को नीचे से ऊपर की ओर काटती हुई होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें A बिंदु की, यहाँ पर देखिए दोनों बराबर भी हैं और जो दोनों आपस में काट भी रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखें जो सीमांत आगम वक्र है इसको ऊपर से काट रही है, इसको ऊपर से काट रही है, तो ये जो फर्म का साम्य बिंदु नहीं होगा। अगर हम बात करें B नंबर पॉइंट की, तो B नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो B नंबर पॉइंट पर दोनों बराबर भी हैं, और जो सीमांत अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है वो जो सीमांत आगम को नीचे से काट भी रहा है, नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस बिंदु पर, बिंदु बी पर दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है। और इस पर ये ध्यान रखिए जो Q1 है यहाँ पर न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है उसे, और जो Q2 है ये उसका अधिकतम लाभ का बिंदु है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। वैसे इनकी एक अलग से वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पे पूरा विस्तार से आप इन्हें समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक बार और बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो बिंदु बी पर है यहाँ पर फर्म का साम्य है, बिंदु बी पर फर्म का साम्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीमांत लागत और सीमांत आगम दोनों बराबर है, जो कि पहली शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है। दूसरी शर्त के अनुसार जो सीमांत लागत है ये इसे नीचे से काटते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, तो नीचे से काटते ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो दूसरी शर्त है, ये दूसरी शर्त इसकी पूरी हो रही है। अब यहाँ पर जो ये मात्रा है OQ2 मात्रा, यहाँ पर जो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पर जो एक फर्म है वो अधिकतम लाभ अर्जित करती है, तो यही फर्म का क्या कहलाएगा, यही फर्म का संतुलन कहलाएगा। ए बिंदु की अगर बात करें, यहाँ पर जो इसकी एक ही शर्त पूरी हो रही है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना है ये बात।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में जो साम्य है, कोई भी फर्म साम्य की अवस्था में तब होती है जबकि उसके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं हो, यानी कि उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा और जो फर्म है, फर्म को उस उत्पादन की मात्रा पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा हो। यानी कि कोई भी फर्म की बात करें यहाँ पे, तो कोई भी फर्म जो है साम्य में कब होती है, जब उनके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति ना हो, यानी कि उत्पादन में कोई भी परिवर्तन ना हो, ना उत्पादन बढ़ाई जाए, ना उत्पादन घटाया जाए, लेकिन फर्म को क्या प्राप्त होना चाहिए, अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो वहां पर जो है एक फर्म जो है वो साम्य में होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सम विच्छेद बिंदु, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। तो इनके बारे में ये कुछ बातें थी जिनके बारे में आपको पता होना, आवश्यक रूप से आपको पता होना ही चाहिए। अब बात करेंगे हम समविच्छेद बिंदु। देखिए, वह बिंदु जहां फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है उसे समविच्छेद बिंदु कहा जाता है। और ये जो समविच्छेद बिंदु है, इसे यहाँ पर जो न तो फर्म को लाभ होता है और न ही फर्म को हानि होती है, अतः इसे न लाभ और न हानि का बिंदु भी इसे कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके अंतर्गत हम इन 4 स्थितियों के बारे में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो इन चारों स्थितियों के अंतर्गत हम बात करते हैं नंबर 2 की। सबसे पहले नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो के पर है, यहाँ पर जो एम आर बराबर है इसके एस एस सी के, तो यहाँ पर जो है ये जो के बिंदु है ये समविच्छेद बिंदु के समान है, परंतु समविच्छेद बिंदु नहीं कह सकते इसे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर जो ये कीमत रेखा है पी को एस ए सी स्पर्श नहीं कर रही है। एस ए सी जो है ये वाली एस ए सी इसको स्पर्श नहीं कर रही है, इसको काट रही है, इसको काट रही है। अगर इसको ये काट रही है तो यहाँ जो है अधिक कीमत की स्थिति होगी, यहाँ पर कीमत क्या होगी, कीमत अधिक होगी। तो इस स्थिति में फर्म को अगर कीमत अधिक होती है, जब कीमत अधिक होगी तो फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, सामान्य लाभ प्राप्त नहीं होते। जबकि समविच्छेद बिंदु के अंतर्गत तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो ई ए है, ई ए, यहाँ पर ये इतना जो भाग है इसके बराबर असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर उसका जो है समविच्छेद बिंदु नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इन 2 स्थितियों की। पहले हमने इन 2 स्थितियों की बात करी, अब इन 2 स्थितियों की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ई बिंदु के अंतर्गत, हम बात करते हैं ई बिंदु के अंतर्गत। ई बिंदु पर यहाँ पर जो हमारा ये समविच्छेद बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कुल आगम तथा अल्पकालीन कुल लागत दोनों बराबर है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें, चाहे हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो है कुल आगम जो है, सॉरी, हाँ, कुल आगम जो है टी आर, वो अल्पकालीन कुल लागत के क्या है, बराबर है। तो समविच्छेद बिंदु ऐसी कंडीशन में होगा, ई बिंदु पर होगा। और एक और बात, समविच्छेद बिंदु के अंतर्गत जो कुल आय है वो कुल लागत के बराबर होती है, कुल आय जो है वो कुल लागत के बराबर होती है। तो ये था आज की क्लास में, कुछ छोटी छोटी बातों की चर्चा की हमने। तो आज की क्लास में इतना ही। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अल्पकाल में फर्म का साम्य की बात करेंगे कि असामान्य लाभ की कौन सी स्थिति होती है, सामान्य लाभ की कौन सी स्थिति होती है और हानि की स्थिति कौन सी होती है। इसी प्रकार दीर्घकाल के अंतर्गत भी बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी व्यष्टि जो है माइक्रो है वो कंप्लीट होने वाली है, जल्द नेक्स्ट ही मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि का पार्ट शुरू करेंगे। और साथ में आपको क्वेश्चन आंसर की क्लास चल रही है, साथ में आपके जो है स्टैटिस्टिक्स की उसकी क्लास भी चल रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।